वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 290 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, आधुनिक भारत का इतिहास। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, बड़े बड़े स्टेटमेंट के साथ। इन प्रश्नों को हल करने के बाद छोटे प्रश्नों को आसानी से करेक्ट कर ले जाओगे आप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थीं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत के चलन की समाप्ति। बताइए। देखिए तीनों हैं, इसका आंसर है 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के संविधान रचना के क्रम में जो है दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों की अनेक बैठकें और चर्चाएं जो हैं दिल्ली में हुई। इन्हीं के परिणाम स्वरूप संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में भारत की उस समय की चुनौतियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए तथा अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत की समाप्ति और अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण, ये सारी चीज़ें शामिल थीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रक्षा तथा विदेशी मामलों को केंद्रीय सूची में रखा गया, जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया। दूसरा स्टेटमेंट है, वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा लिखा है, राष्ट्रभाषा नहीं। जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दूसरा सही है, वन और कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया। और जो पहला वाला स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि कराधान को भी केंद्र सूची में ही रखा गया था, राज्य सूची में नहीं। तीसरा वाला करेक्ट है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले को एलिमिनेट कर दीजिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया था, ठीक है, जो केंद्र सरकार के अधीन विषय थे। तो पहला वाला कट गया स्टेटमेंट। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों पर थी। और समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा जाता था, ठीक है, रखा गया था, जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। देखिए, संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला कर लिया गया था तभी, ठीक है, अदालतों के लिए, सेवाओं के लिए और विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए। नंबर 3 पर आ जाइए। नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है और राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। बताइए ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो संविधान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। देखिए, संविधान सभा के सामने अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने अन्य बातों के साथ कहा था कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है और राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक वोट, एक व्यक्ति, वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन जो है वो करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में और सूची 2 में क्या क्या है? आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 में। बम्बई प्रांत का मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में विभाजन 1966 में। पंजाब का विभाजन करके हरियाणा का गठन करना 1960 में। पहला वाला करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन 1953 में करेक्ट है।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 में, ये भी करेक्ट है। बम्बई प्रांत का मराठी और गुजराती दो अलग भाषी राज्यों में विभाजन 1960 है ये। और पंजाब का विभाजन करके हरियाणा बना 1966। तो इसका हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, सी का 4, डी का 3, कुछ इस तरह से, बी सी डी। तो देखिए, तेलुगु भाषियों के हितों के लिए आंध्र प्रदेश के गठन की मांग करने भूख हड़ताल पर बैठे वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टू श्रीरामुलु का 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को निधन हो गया था, जिससे इतना व्यापक गतिरोध उत्पन्न हुआ कि केंद्र को आखिरकार यह मांग जो है माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदायों की मांगों को देखते हुए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन करके हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक विकास नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और विशाल परियोजनाओं पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। क्या पहली में कृषि? सही है, दूसरी में यही था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया। यह भी करेक्ट है। तो सही पूछा, तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई और इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे अधिक जोर दिया गया। सोवियत संघ की सहायता से स्थापित भिलाई स्थित इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में उसकी स्थापना की गई तथा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो है इसी का परिणाम है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अब देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री थे वो, ठीक है। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस विदेश नीति का मूल आधार था। ये एक आसान सा प्रश्न आ गया आपके सामने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था बताइए? नाथूराम गोडसे क्या किया था? गोली मारी थी ना उसने 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे गांधी जी के इस दृढ़ विचार से मतभेद रखता था कि हिंदू और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। देखिए, उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना और नेहरू जी ने क्या बोला था उस दिन आकाशवाणी पे? दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। 1883 1883 के इल्बर्ट विल विवाद का प्रावधान था कि, क्या प्रावधान था? ब्रिटिश कार्यकारिणी में 5 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति? नहीं। भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते। गलत। भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकते हैं, यही था ए। तो 1883 में सरकार ने इल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। एक और आसान सा प्रश्न आ गया। कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कब और कहाँ की गई थी? 1885 में तो की गई थी, तो 80 वाले को एलिमिनेट कर दो, बम्बई में 1885। तो 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी।
तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, पूछ लेते हैं इसको। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूंगा। किसका कथन है ये? किसका कथन है? इन दोनों में से किसी एक का कथन है, बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्ष बाद ही सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, इनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल बंगाल में, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे नेता अधिक आमूल परिवर्तनकारी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इनमें से तिलक का नारा था कि स्वराज्य मेरा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी भी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, विरोध किया था। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। दूसरा वाला सही है, पहला वाला भी सही है, समर्थन तो कर रही थी लीग। तो 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1907 में कांग्रेस 2 खेमों में विभाजित हो गई थी। एक एक वर्ड पर ध्यान देना। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था क्या? 2 खेमों में यानी 2 गुटों की बात हो रही है। नरम दल गरम दल की करेक्ट है। कब बटे थे ये? 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। बिल्कुल सारे के सारे तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो 1907 में कांग्रेस के 2 खेमों में यानी नरम दल गरम दल में विभाजित होगी कांग्रेस और दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर या दस्तावेज या दस्तखत हुए। ठीक है। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। बहुत 15 सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट, थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ मैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है, बताइए। 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना कुछ चीज़ों को। ठीक है। 46 वर्ष की आयु है, 9 जनवरी 1915 का समय है और दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे हैं गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए गांधी जी ने की थी और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था क्या? पहला स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रश्न। करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, ये एकदम 16 आने सत्य हैं, डी है इसका आंसर। तो गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहाँ वे नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला चुके थे। भारत में आने के बाद उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में भाग लिया और इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए बापू ने की थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसी समाप्ति के दौरान गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई। फरवरी 1922 में काकोरी में किसानों की एक भीड़ द्वारा की गई हिंसा की घटना के कारण गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दूसरा गलत है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में काकोरी कांड कहाँ से आ गया, ये गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट करिए, पहला सही है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई तथा फरवरी 1922 में चौरी चौरा में, काकोरी में नहीं, किसानों की एक भीड़ द्वारा की गई हिंसा की घटना के कारण गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों को जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई। जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो देखिए, रॉलेट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने एवं पुलिस को और अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया तथा लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाएं और हड़तालें की जाएं। ठीक है, अब बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 का। ठीक है, अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में इस कानून के विरोध में एकत्र लोगों पर जो है गोलियां चलवा दी उसने। और इस नरसंहार कह लो या इसको जनसंहार कह लो, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी इस जनसंहार या नरसंहार के विरोध में जलियांवाला बाग के। ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 की। तो ये आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न थे बड़े बड़े स्टेटमेंट के साथ। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। ये रेड कलर का जो बटन है इसको दबाकर ब्लैक कर दीजिए।